वापस स्वागत है। हम डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ रहे थे। इस मॉड्यूल में हम उसी को आगे देखेंगे। विशेष रूप से हम इस पर विचार करेंगे कि हम डैम्प्ड ऑसिलेटर को कैसे अभिलक्षित करें। लेकिन इससे पहले हम जल्दी से पिछले मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा था उसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर की गति का इक्वेशन लिखा था और मेरे पास यहाँ यह गति का इक्वेशन है। और ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टर्म वे टर्म हैं जिनमें डिसिपेशन गुणक गामा सम्मिलित है। और यह वह टर्म है जो हमें पहले स्थान पर कुछ ऑसिलेशन प्रदान करता है। हमारे पास एक डिसिपेटिव ऑसिलेटर है और हमने गति के इस इक्वेशन का भी समाधान किया है। और गति के इस इक्वेशन के लिए सामान्य हल यहाँ दिया गया है। तो यह फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में विस्थापन है। और एक बार फिर मैं आप इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप यहाँ हमने जो लिखा है वह है दो रैखिक स्वतंत्र समाधान का एक संयोजन है। तो यह एक रैखिक स्वतंत्र समाधान है और दूसरा यह है C1 और C2 सामान्य रूप से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब यह सामान्य समाधान विभिन्न संभावनाओं को कम कर देगा। और यह क्या कम करेगा? यह स्क्वायर रूट के भीतर इस क्वांटिटी पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करती है कि यह क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या शून्य है। हम डैम्प्ड पेंडुलम के लिए भिन्न प्रकार की गतिकी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए हम उन्हें तुरंत देखें। हमने देखा कि पिछले मॉड्यूल में जब गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर s बाय m से अधिक है उसे हमने पहला केस कहा था। यह वह केस है जहां रिस्टोरिंग बल अथवा स्टिफनेस गुणक की तुलना में डिसिपेशन प्रभावी होता है। इस स्थिति में हमने देखा कि आप समाधान को निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। t ऑफ x होगा, चलो कहते हैं कांस्टेंट e पावर माइनस p इंटू टी और साइन h QT समाधान के इस विशेष रूप को प्राप्त करने के लिए हमने इस प्रारंभिक अवस्था में यह दर्शाया था कि शून्य पर विस्थापन शून्य के बराबर है। मैं विस्थापन को फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में आलेखित कर रहा हूं। हम कुछ समाधान मिल सकता है जो कि इस तरह लग सकता है। उदाहरण के लिए यह यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई ऑसिलेशन नहीं होता। आप केवल सिस्टम को धक्का देते हैं जो डिसिपेटिव फोर्स की विशाल मात्रा का अनुभव कर रहा है। यह केवल संतुलन स्थिति में वापस आता है, उसके आगे कोई अन्य गति संभव नहीं होती। आइए पैरामीट्रिक रिजीम के लिए जाएं जिसे हमने पहले के मॉड्यूल में केस 2 बोला था। इस मामले में गामा वर्ग द्वारा 4 मीटर स्क्वायर द्वारा दर्शाए गए डिसिपेशन के बीच एक सटीक संतुलन है और गुणांक की तरह रिस्टोरिंग बल या स्टिफनेस गुणक Sm बाय है। इस मामले में हम समाधान को e पावर माइनस pt c प्लस t टाइम्स t के रूप में लिख रहे थे। और बस आपको याद दिलाने के लिए हम इस p का उपयोग गामा बाय 2m के रूप में करते हैं। तो एक बार फिर यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई ऑसिलेशन संभव नहीं है। हम जल्दी से विलयन विस्थापन का समय के फलन के रूप में रेखाचित्र बना सकते हैं। यह फिर से कुछ इस प्रकार होगा और यह वह समय है जिस पर t मैक्स जब अधिकतम विस्थापन होता है। और मैंने इसे आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ दिया था। अधिकतम विस्थापन का पता लगाने के लिए यहाँ फिर से केंद्रीय परिणाम यह है कि कोई ऑसिलेशन संभव नहीं है। फिर
हमने उसे देखा जिसे हमने तीसरा केस कहा था। इस केस में डिसिपेशन छोटा है तो गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर स्टिफनेस गुणक डिवाइडेड बाय मास से छोटा है। इस स्थिति में यदि आप इसके अंदर के टर्म को देखेंगे तो यह नेगेटिव होगा, जिस केस में q एक जटिल संख्या होगी। इसलिए फिर से आप समाधान नीचे लिख सकते हैं। इस मामले में एक संभावित समाधान जो हमने लिखा था वह यह कहने के लिए था कि x ऑफ t कुछ इस तरह होगा, c गुना e पावर माइनस p इंटू टी साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस एक स्थिरांक फाइ सामान्य में। इसलिए यह है पैरामीट्रिक रेजिम के इस चुनाव के लिए एक संभव हल। और ओमेगा प्राइम डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ताकि वह 2 pi डिवाइडेड बाय टाउ प्राइम के बराबर हो। आप देख सकते हैं कि यह एक ऑस्किलेटोरी भाग है, समाधान का ऑस्किलेटोरी भाग है जो कि चरघातांकी क्षयकारी भाग द्वारा मॉड्यूलेट होता है। मैं यहां समाधान का रेखाचित्र बना सकता हूं। कुछ हद तक ऑस्किलेटोरी भाग यह कर रहा है, जबकि चरघातांकी क्षय भाग इस तरह होगा। यह e पावर माइनस pt के साथ संगत होगा। बस अपने आप को याद दिलाने के लिए p गामा बाय 2m है। और यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि आप सॉल्यूशन को x ऑफ t को किसी एम्पलीट्यूड के रूप में सोच सकते हैं जो समय पर आधारित है, टाइम्स साइन ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइ। यह ए ऑफ टी स्पष्ट रूप से c टाइम्स e पावर माइनस पी टी के बराबर है। जब आप इस समाधान को देखते हैं तो इस रूप में यह मानक अनडैम्पर्ड ऑसिलेटर के लिए प्राप्त किए समाधान के जैसा लगता है। इसके अलावा इस प्रकरण में एम्पलीट्यूड समय पर निर्भर करता है, और जैसा कि हम देख सकते हैं पृष्ठभूमि में डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए समाधान प्राप्त करने के साथ यह एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में घटता रहता है। आइए देखें कि हम विशेष रूप से डैम्प्ड ऑसिलेटर को कैसे चिह्नित कर सकते हैं। इस भाग में Q वैल्यू मुख्य रूप से इस मामले में दिलचस्पी लेगा। इस केस में जहां Q 0 के बराबर है, जिसका अर्थ है कि गामा स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर s बाय m से कम है या अधिक। शारीरिक रूप से डिसिपेशन कुछ हल्का है। यह भारी डिसिपेशन का मामला नहीं है। अब इस मामले को हम एक समाधान के साथ शुरू करते हैं। मैं कहता हूं कि यह एक संभावित समाधान है। अब अगर मैं इस समाधान को स्केच करने की कोशिश करूं, यह ऐसा लग सकता है। फिर से यह एक कॉस फंक्शन है। यह इस तरह होना चाहिए और यह इस चरघातांकी क्षय समारोह द्वारा मॉड्यूलेटेड है जो इस तरह कुछ तरह है। यहाँ हम कुछ वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो यह समय t 0 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक यह एक बार की अवधि के अनुरूप होगा, जिसे 2 पाई बाय ओमेगा 1 कहा जा सकता है। और यहाँ से यहाँ तक
वो समय अवधियों के अनुरूप होगा। तो फिर से यह भी 2 पाई के बराबर है ओमेगा ए। 0 से इस बिंदु तक समय अवधि का 2 गुना होगा और इसी तरह। वास्तव में यहाँ मान उदाहरण के लिए यहाँ विस्थापन का मान बस b के बराबर होगा पावर माइनस गामा 2 m से समय अवधि के मान में, जिसे हम टाउ 1 कहेंगे। और यहाँ निश्चित रूप से यह इस बिंदु पर होगा। यह वही बात होगी पावर माइनस गामा 2 m गुणा से टाउ 2। और इसलिए हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, कैसे एम्पलीट्यूड घट रहा है, अन्यथा यह फैक्टर यहाँ केवल ऑसिलेटरी फंक्शन है, जैसा कि यह अनडैम्पर्ड ऑसिलेटर के मामले में था। अधिकांशतः हम इस बारे में चिंतित होने वाले हैं कि समय के फलन के रूप में एम्पलीट्यूड कैसे बदल रहा है। आने वाले संकेत के अनुरूप होने के लिए मैं इसे यहाँ एक नाम 1 0 देता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 1 0 गुणा 2 से 3 पावर माइनस गामा बाय 2 m गुणा 5 टाउ 1 के बराबर है। इसी प्रकार मैं 2 के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं ताकि A1 यह एम्पलीट्यूड होगा। निश्चित रूप से यह आयाम 0 इंटू ई पावर माइनस गामा बाय 2 m इंटू 2 टाउ 1 होगा। इसके बाद कोई भी यह पैटर्न देख सकता है, सीधे लिख सकता है कि nth चरण या nth एम्पलीट्यूड पर क्या होता है। यह साधारण तौर पर 0 इंटू ई पावर माइनस गामा बाय 2 m इंटू n टाउ 1 के बराबर होगा। मैं इसे डेल्टा कहूंगा, जिस केस में आखिरी इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वह 0 n इक्वल टू A0 इंटू ई टू द पावर माइनस n डेल्टा होगी। और इसका मतलब यह होगा कि n बाय 0 ई पावर माइनस n डेल्टा के बराबर है। यह क्वांटिटी डेल्टा वह है जो डैम्प्ड ऑसिलेटर की विशेषताएं बताता है। मैं दोनों पक्षों पर लॉग लेकर इस मान को एक्सट्रैक्ट सकता हूं। यह केवल माइनस n डेल्टा के बराबर होगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं और प्रयोग करें जहां हम विस्थापन को समय के फलन के रूप में ट्रैक करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक समय अवधि में एम्पलीट्यूड प्राप्त हो और n के भिन्न मान के लिए अनुपात लें, जिस स्थिति में यदि हम n के प्लॉट के रूप में n को 0 से लघुगणक आलेखित करते हैं, हम एक सीधा रेखा ढलान डेल्टा 0 से के साथ मिलनी चाहिए। तो यह का एक तरीका है डैम्प्ड ऑसिलेटर का विवरण देने का। इसमें डेल्टा का मान जितना बड़ा होगा, डैम्पिंग उतनी ही प्रबल होती है। जिस स्थिति में ऑसिलेशन का क्षय बहुत की प्रक्रिया तेज होगी। डैम्पिंग के विवरण का दूसरा तरीका आराम के समय की धारणा है। दूसरे शब्दों में शिथिलता मूल रूप से ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए संतुलन स्थिति की ओर दृष्टिकोण है जो अपनी साम्यावस्था से दूर है। बल्कि यदि आप यह फिगर देखें जहां मैंने विस्थापन को समय के फलन के रूप में आलेखित किया है, तो यह वास्तव में वही हो रहा है। आपने प्रारंभिक समय में थोड़ा ऑसिलेटर का विस्थापन किया और धीरे धीरे ऑसिलेटर डिस्प्लेस हो रहा है तथा अंत में यह साम्यावस्था स्थिति में पहुंच जाएगा जो x इक्वल टू 0 के अनुरूप होगी। हम इसे आराम का समय के माध्यम से अभिलक्षित करना चाहते हैं। एक बार फिर यह केवल एम्पलीट्यूड भाग को शामिल करेगा। मैं इस एम्पलीट्यूड को A0 इंटू
ई पावर माइनस गामा बाय 2m इंटू टी लिख सकता हूँ। हम यह पूछ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड किस समय अपनी वैल्यू से 1 बाय ई तक नीचे गिरेगा। प्रारंभिक समय में एम्पलीट्यूड अपने प्रारंभिक समय में टाइम टी शून्य के बराबर है। सवाल यह है कि यह कब शून्य समय बन जाता है। हमें याद दिलाएं, यह संभव है जब गामा बाय 2m इंटू टी 1 के बराबर हो। इसका अर्थ यह है कि इस समय पैमाना टी, जिसे मैं टी आर कहता हूं, यह बताने के लिए कि इसका शिथिलन समय गामा द्वारा 2 मीटर के बराबर होगा। इसलिए इस टाइम स्केल को आराम का समय कहा जाता है। यह डैम्प्ड सिस्टम का एक अन्य अभिलक्षण है तथा ऊर्जाओं के आधार पर डैम्प्ड ऑसिलेटर के अभिलक्षणों का पूर्ण रूप से एक अन्य तरीका है। तो अगर आप पिछले 2 मामलों को देखते हैं, हम देख रहे थे कि किस प्रकार आयाम समय के फलन के रूप में क्षय हो रहा था और हम अनिवार्य रूप से ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को अभिलक्षित कर रहे थे जब हमने ये डेल्टा को परिभाषित किया और जब हमने आराम के समय को परिभाषित किया। इसके बाद हम ऊर्जा क्षय के रूप में ऑसिलेटर की डैम्पिंग की विशेषताओं पर जाएंगे। अब हम किसी ऑसिलेटर के क्यू मान की धारणा को देखेंगे और फिर से आरंभ बिंदु समय के एम्पलीट्यूड के रूप में आयाम है। यदि हमें अपने पूर्व अनडैम्पर्ड ऑसिलेटर के परिशोधन तथा मॉड्यूल का अंत याद है, मैंने कहा था कि ऊर्जा एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और अब इस अवसर पर इस विचार का उपयोग करें, यह परिभाषित करने के लिए कि ऊर्जा कैसे क्षय हो रही है। हमें केवल यह कहना है कि समय के कार्य के रूप में ऊर्जा एम्पलीट्यूड के वर्ग के बराबर है, जो कि होगा एक शून्य वर्ग में ई पावर माइनस गामा इंच से टी। और यहाँ यह क्वांटिटी जो एक शून्य स्क्वायर है, मैं इसे इस शून्य के रूप में फिर से नामित कर सकता हूं, जिसका मतलब है कि एनर्जी बार टी शून्य के बराबर या प्रारंभिक ऊर्जा। इसलिए ऊर्जा एक फंक्शन के रूप में समय टी के की तरह दिखेगा, बराबर ई शून्य गुणा ई पावर माइनस गामा बटा एम गुणा टी। अब हम दिए गए प्रश्न के जरिए पूछते हैं कि हम ऑसिलेटर में ई0 के बराबर एनर्जी बार टी बराबर शून्य पर डाल रहे हैं। इसलिए हम इसे कुछ एनर्जी दे रहे हैं। वह एनर्जी कब ई शून्य से ई पावर माइनस 1 हो जाती है। यह तब होगा जब टी गामा द्वारा बराबर हो। शिथिलता में बार के लिए हमने जो कुछ बनाया था उसके समान ही अब समय है, जबकि ऑसिलेटर्स ऊर्जा से माइनस करके ई शून्य हो जाती है। तो ई एनर्जी शून्य से एक शून्य से गुणा हो जाती है। स्वयं ऑसिलेटर कुछ रेडियंस पर गति करता होगा, कुछ रेडियन में ऑसिलेटेड होगा। उसमें ऑसिलेटेड कितना होगा, आइए हिसाब लगाएं कि जो हम जानते हैं वह यह है। अगर टी ऑसिलेटर की समय अवधि है तो एक पूर्ण समय अवधि में ऑसिलेटर 2 पाई रेडियंस में ऑसिलेट कर चुका होता। दूसरी ओर, अगर मेरा टाइम स्केल टी है जो मेरे एम बाय गामा के बराबर है, तो यह कितने रेडियंस से ऑसिलेट करेगा, और वह सीधे तौर पर 2 पाई इंटू एम बाई गामा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी के बराबर होगा। और इसे टी इज़ 2 पाई बाय ओमेगा के रूप में पुनः लिखा जा सकता है। इसलिए यह ओमेगा बाय गामा इन टाइम टी होगा।
जो m बाय गामा के बराबर है। ऑसिलेटर m ओमेगा बाय गामा रेडियंस द्वारा ऑसिलेट होंगे। इस सवाल के लिए मेरा जवाब है कि यह m ओमेगा 1/1 गामा रेडियंस के बराबर है। चूंकि ओमेगा एक डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अब यह वह क्वांटिटी है जिसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं। और इसका भौतिक अर्थ हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसे थोड़ा और अधिक मजबूत बनाते हैं। क्यू वैल्यू निर्भर करती है ओमेगा 1 पर, जो कि डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। डैम्प्ड ऑसिलेटर, जैसा कि हमें ओमेगा 1 की पहले की परिभाषा से याद है, वह यह है जो यहाँ दी गई है। अब जब हम गामा के केस पर विचार करते हैं, एक से भी काफ़ी कम, या जब डिसिपेशन वास्तव में कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 ओमेगा 0 के लगभग बराबर है। ऐसी स्थिति में मैं अपने क्यू फैक्टर या क्यू मान को हम ओमेगा 0 से गामा द्वारा विभाजित कर सकता हूं। यह क्यू मान की परिभाषा होगी। ऑसिलेटर का क्यू मान। इस क्यू मान का भौतिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आइए हम उस समीकरण पर वापस जाएं जो हमने पहले लिखा था कि ए ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इंटू ई पावर माइनस गामा बाय एन इंटू टी। अब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि ऑसिलेशन के एक साइकिल में एनर्जी की कितनी हानि होती है। आखिर यह एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, तो एनर्जी से ही डिसिपेट होती है। एनर्जी जिसकी हानि हुई है उसे मैं डेल्टा ई द्वारा प्रदर्शित करूंगा, और डेल्टा ई मूल कैलकुलस ई बाई डी टी इंटू डेल्टा टी में होगा। क्योंकि जैसे समय बढ़ता है एनर्जी खो जाती है या कम हो जाती है, इसलिए मुझे यहाँ नेगेटिव साइन लगाना चाहिए। माइनस डेल्टा ई तब डी बटा डी के बराबर होगा। मैं आसानी से गणना यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे मिलेगा ई 0 ई पावर माइनस गामा बाय एम इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस गामा बाय एम इंटू डेल्टा टी, और यह ई 0 ई पावर माइनस गामा बाय एम इंटू टी सीधा सीधा खुद ही के बराबर होगा। मेरे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटू माइनस गामा बाय एम इंटू डेल्टा टी है, और माइनस से और माइनस रद्द हो जाएगा और मैं डेल्टा ई बटा डेल्टा टी के बराबर लूंगा। अब यह डेल्टा आपके डैम्प्ड ऑसिलेटर की समय अवधि हो सकता है, जिस स्थिति में डेल्टा टी 2 पी आई बाय ओमेगा 1 होगा। और अगर मैं इन सभी को प्लग इन करता हूं तो मेरे पास डेल्टा ई बटा ई के बराबर होगा। मैं यहाँ गामा बटा एम चूक गया हूँ, 2 पाई बटा ओमेगा 1 गुणा गामा गुणा एम, और उस सन्निकटन का उपयोग करेंगे कि टर्म गामा वास्तव में छोटा है, जिसमें एक ओमेगा लगभग ओमेगा के बराबर है। मैं 2 पी आई इंटू गामा बाय एम ओमेगा 0 लूंगा, और मुझे इस इक्वेशन को दूसरी तरह से ई बाय डेल्टा ई के संदर्भ में लिखने दें। अगर मैं ऐसा करता हूं अगर मैं ऐसा करता हूं ई बाय डेल्टा ई 1/2 पी आई
हम ओमेगा शून्य बाय गामा के बराबर हो जाएगा और आप देखेंगे कि यह m ओमेगा शून्य द्वारा विभाजित गामा द्वारा विभाजित किया गया है, जो वाकई क्यू फैक्टर की परिभाषा है। और मैं इसे क्यू से प्रतिस्थापित कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में इसे शब्दों में लिखा जाए तो यह ऑसिलेटर में संचित एनर्जी डिवाइडेड बाय ऑसिलेटर द्वारा पर साइकिल में लगी एनर्जी है और यह Q बाय 2 pi के बराबर है। यह हमें ऑसिलेटर के लिए Q फैक्टर का भौतिक भावी देता है। यह प्रारंभिक समय में ऑसिलेटर में संचित एनर्जी डिवाइडेड बाय प्रति साइकिल में लगी एनर्जी का अनुपात है। स्पष्ट रूप से Q मान जितना ज्यादा बड़ा होगा, ऑसिलेटर उतने ही लंबे समय तक उसे दी गई एनर्जी को बनाए रखने में सक्षम होगा। Q मान जितना कम होगा, एनर्जी उतनी ही जल्दी क्षय होगी और आप इसे जो भी एनर्जी देंगे वो बहुत जल्द खो जाएगी। कुछ अर्थों में इसकी इस बात का माप है कि ऑसिलेटर दी गई एनर्जी को कुशलतापूर्वक खर्च करने में कितनी अच्छी तरह से सक्षम है। और इस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए कि Q फैक्टर एनर्जी का अनुपात है और दूसरा एनर्जी Q वास्तव में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अंत में हम पूछते हैं कि समय के फलन के रूप में एनर्जी कैसे बदल रही है। हम ऑसिलेटर की एनर्जी के एक सप्रेशन से शुरू करेंगे जो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है। याद रखना चाहिए कि दोनों एक्स और वी विस्थापन और वेलोसिटी फंक्शंस ऑफ टाइम हैं। मैं इसे इस तरह लिखता हूं, हाफ एस एक्स स्क्वायर है प्लस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है। चलिए हम इस मामले के लिए डी बाय डी टी की गणना करते हैं, यह याद करते हुए कि दोनों एक्स और एक्स डॉट फंक्शन ऑफ टाइम हैं। मुझे एस एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस एम एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट मिल जाएगा। एक्स डॉट को कॉमन लेकर मुझे एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स मिल जाएगा। अब इस पॉइंट पर आइए हम अपनी गति के मानक समीकरण को लिख लें। यह आगे अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है, यह डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए है। अब हम इस क्वांटिटी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के मामले से मान को प्रतिस्थापित करूं तो यह समान रूप से शून्य के बराबर है। यह सब मुझे बताता है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेटर डी डी बाई डी टी के लिए शून्य के बराबर है। यह इस इक्वेशन से आता है, तो आप इसे यहाँ इस समीकरण में डालें, आपको हर बार शून्य मिलेगा। यह बस यह कहने का एक और तरीका है कि एनर्जी स्थिर है या एनर्जी संरक्षित है। और यह वह विचार है जिस पर हमने पहले ही पिछले सप्ताह में जोर दिया था। लेकिन अब यदि आप डैम्प्ड ऑसिलेटर पर आते हैं तो आप इस क्वांटिटी के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यह क्वांटिटी एम एक्स डबल डॉट प्लस एस एक्स, यहाँ से यह मुझे यह देगा डी बाय डी टी इज इक्वल टू एक्स डॉट इंटू, और अगर मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट करूं और माइनस गामा एक्स डॉट, जो कि गामा एक्स डॉट स्क्वायर माइनस है। इस स्थिति में सामान्यत यह शून्य
के बराबर नहीं है, इसलिए समय के सापेक्ष एनर्जी परिवर्तन की दर वास्तव में नेगेटिव है और सामान्य तौर पर यह शून्य के बराबर नहीं है, जिसका अर्थ है ऊर्जा संरक्षित नहीं होती और निस्संदेह एनर्जी खो जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने इस मॉड्यूल में देखा था। इसके साथ इस मॉड्यूल को समाप्त करते हैं और अगले मॉड्यूल में डैम्प्ड ऑसिलेटर से संबंधित कुछ समस्याओं पर ध्यान देंगे।